आज निफ्टी ने 26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग खुश हैं, लेकिन साथ में ये सोच रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो तो ऐसा नहीं दिखा रहा कि निफ्टी 26,000 पर है। उन्हें जब अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डालनी होती है तो वहाँ लगता है कि कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? तो कमी तो मेरे हिसाब से अगर उनका पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स का है तो वहाँ तो हमेशा कमी ही रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के खरीदते हैं, न कि क्या फ्यूचर में होने वाला है उसके बेसिस पे माल लेते हैं। तो हमने देखा है कि जो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसमें एक तो स्टॉक सही नहीं होते हैं, तेज़ी वाले स्टॉक्स होते हैं, और जो बाजार गिरता है तो वो इन स्टॉक्स को इन्वेस्टर जो खराब स्टॉक उसको बेचता नहीं, उसको दिल पे लगा के रखता है, और जो स्टॉक अच्छे हैं उनको बेचता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि वीडिंग द वीड्स एंड कटिंग द फ्लावर्स, मतलब आप फूलों को तो काट रहे हैं और जो कांटे हैं और जो खरपतवार है उसको आप पानी दिए जा रहे हैं, तो वो तो ग्रोथ देगा नहीं आपके पोर्टफोलियो में। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें जो 2020 से लेके 2024 तक का रिटर्न दिखा वैसा रिटर्न पोर्टफोलियो पर नहीं दिख रहा होगा। वो स्वाभाविक है, क्योंकि इक्विटी बाजार में एफडी जैसा नहीं कि आपका रिटर्न लीनियर आएगा कि साल दर साल आपको यही रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न लंपी आता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, ड्रॉ डाउन फेज होता है। एक्यूमुलेशन फेज वो उस फेज को बोलते हैं कि जहां बाजार कहीं नहीं जा रहा हो लेकिन आपको धीरे धीरे यूनिट्स एक्यूमुलेट करने होते हैं। ड्रॉ डाउन फेज इसको बोलते हैं जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है, जैसे 92 में 2000 2008 या कोविड के टाइम हुआ। और एक बहुत बड़ा ग्रोथ फेज आता है जो 2000 से लेके 2004 5 8 तक था, या 2014 से लेके 2017 18, फिर उसके बाद 20 से लेके 24 तक था। अभी ये फेज चल रहा है एक्यूमुलेशन फेज। तो एक्यूमुलेशन फेज में आपको बड़ा रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि बड़ा रिटर्न कब आया है, तो बड़ा रिटर्न या तो एक्यूमुलेशन फेज के बाद आया है या बड़े ड्रॉ डाउन के पास आया है। लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न, जो अच्छा रिटर्न आता है वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है। बड़े ड्रॉ डाउन के बाद में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बड़े ड्रॉ डाउन के पहले आपने बहुत बड़ा पैसा डाल रखा होता है, और जब बड़ा ड्रॉ डाउन आता है तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर जाता है, और जब बाजार वापस उसी लेवल पे आता है तो आप ब्रेक इवन पे आते हो, लेकिन तब आप पैसा निकालने का टेम्पटेशन आपको बहुत होता है। जैसे 2008 में डाला हुआ पैसा जब 2014 में बराबर के लेवल पे आया तो काफ़ी इन्वेस्टर उस टाइम रिडेम्पशन मारा। लेकिन अक्यूमुलेशन का दौर है वो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट उसके बहुत ज़बरदस्त आते हैं। जैसे मैं आपको हिस्ट्री में कितने डेटा बता सकता हूँ कि 98 90 2000 से लेके 2001 से लेके 2003 तक किसी ने एक्यूमुलेशन फेज में पैसा डाला होता तो 2004 5 6 7 में बहुत अच्छा पैसा बना। 2009 से लेके 2012-13 तक किसी ने पैसा डाला होता तो 14 के बाद बहुत अच्छा पैसा बना। और जो 2018 से 20 के पीरियड में किसी ने एक्यूमुलेशन फेस में पैसा डाला होता तो आपका बहुत अच्छा पैसा बना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अभी हम एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। इस फेज़ के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने हैं। इक्विटी का नेचर समझे कि इक्विटी में लीनियर पैसा नहीं बनता है। और गोल्ड इन्वेस्टिंग से एक बहुत बड़ा लेसन हम लोग लें कि आप गोल्ड इन्वेस्टिंग के अंदर इंडियंस का पैसा क्यों बना। इसलिए नहीं बना कि गोल्ड पे लोगों ने व्यू लेके पैसा डाला। गोल्ड पे पैसा इसलिए बना कि हर लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करते आए। ये देखा नहीं कि बाजार क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, दाम क्या है, हर लेवल पे खरीदते आए विद द इंटेंशन नेवर टू सेल। इसलिए आपके पास सोना इतना पड़ा है। तो म्यूचुअल फंड तो एक्चुअली ज़्यादा, इक्विटी तो सोने से भी ज़्यादा प्रोडिक्टेबल और ट्रस्ट वर्दी एसेट कैटेगरी है। तो जैसे गोल्ड 2011 से 17-18 का वो एक्यूमुलेशन फेज था, इक्विटी के मंदिर बिल्कुल एक्यूमुलेशन फेज है। तो रिटर्न खाली पोर्टफोलियो पे देख ही नहीं देगी फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अभी एक्यूमुलेट जी, करते रहे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। बिल्कुल। और मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ है कि पिछले 5 साल में सेंसेक्स ईपीएस की जो ग्रोथ रही है, वो लगभग 16.5% के आसपास सीएजीआर की रही है। लेकिन इसी बीच में अगर आप सेंसेक्स की ईपीएस ग्रोथ देखें,
वो भी आपकी जो है वो सीएजीआर में 16.2% है और एब्सोल्यूट में 115% है। तो मतलब ये कि जो आपको ग्रोथ ईपीएस में मिलनी है, लगभग वैसे ही ग्रोथ बाज़ार में मिलनी है। तो लेकिन ये इक्वेशन हमेशा नहीं चलता है, कभी-कभी बाज़ार अंडरशूट, ओवरशूट भी करता है। तो यहाँ से आगे के लिए आपका क्या अनुमान है? अभी तक जो चला और आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल में जैसे चलेगा, उसके लिए आप पूर्वानुमान क्या लगाएँगे? देखिए, ये 5 साल के डेटा है। ये 5 साल के रोलिंग रिटर्न है, मतलब वन पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है कि बाजार में क्यों हम बोलते हैं कि इक्विटी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एसेट कैटेगरी, क्योंकि इक्विटी में आप इंडिया का जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, उसको ले लीजिए, उसके आसपास आपका निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 का रिटर्न आता है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 250 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, उसमें उससे ज़्यादा रिटर्न इंडिया में आया, करीब 13, 14, 15% के आसपास इंडिया में रिटर्न आया है ब्रॉडर मार्केट का। और वो होता है जब निफ्टी बढ़ती है, जब जीडीपी बढ़ती है, तो कंपनियों के मुनाफे भी बढ़ते हैं, बिकॉज उस जीडीपी ग्रोथ के अंदर कंपनियां भी होती, वो अपना मुनाफा बढ़ाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। तो वो मुनाफा बढ़ेगा, तो मुनाफा बढ़ेगा तो उन कंपनियों के दाम भी बढ़ेंगे, और जब कंपनियों के दाम बढ़ेंगे तो अंडरलाइन सेंसेक्स का दाम भी बढ़ेगा। ये वर्क करता है क्लॉकवाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 5 साल के पीरियड में भी ऐसा होता है कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ रहा है। एक तो ये दौर होता है। दूसरा दौर होता है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर मार्केट नहीं बढ़ेगा। और तीसरा दौर होता है कि जीडीपी बढ़ रही है, कंपनियों के मुनाफे भी बढ़ रहे हैं, मार्केट भी बढ़ रहा है। तो अभी का जो दौर है वो जीडीपी एक्सपांड हो रही है, कंपनियों के मुनाफे पे थोड़ा सा चैलेंज आया है, क्योंकि कंपनियों का मुनाफा, इंडिया में कंपनियों का मुनाफा, आपको एक डेटा बताता हूँ सर मैं, और थोड़ा ढंग ढंग से आप इसको लोगों को समझाएं तो अच्छा रहेगा, कि इंडिया का जो टोटल कंपनियों का मुनाफा था 2011 में, इंडिया का जीडीपी 78 लाख करोड़ के आसपास था, और कंपनियों का मुनाफा 3,99,000 करोड़ था। वो जीडीपी 2020 में 78 लाख से बढ़ के 225 लाख करोड़ के आसपास हो गया, मतलब जीडीपी 3 गुना बढ़ा। लेकिन कंपनियों का मुनाफा 2011 में जो 3,99,000 करोड़ था, वो 2020 में खाली 4,55,000 करोड़ ही हुआ। तो जीडीपी 3 गुना बढ़ा, लेकिन कंपनियों का मुनाफा बहुत कम बढ़ा 10 साल के, 9-10 साल के पीरियड में। उसके बाद क्या हुआ, 2020 के बाद जीडीपी 228 से आप 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो जीडीपी करीब 1.5 गुना बढ़ा है, लेकिन कंपनियों का मुनाफा जो 4,55,000 करोड़ था, वो भी 16 लाख करोड़ हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 2010 से 2011-20 के पीरियड में कंपनियों का मुनाफा नहीं बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, तो उसको कैचअप हुआ है। और इतने बड़े कैचअप के बाद एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मार्केट कंपनियों का मुनाफा ले रहा है, तो ये हो रहा है अभी। तो अगले 1-2 साल में आप देखिए, 2-3 साल में वापस कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और वापस मार्केट में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। ये फेज मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। जी। तो जब आप कह रहे हैं कि ये एक्यूमुलेशन फ़ेज़ है और इस समय आपको एक्यूमुलेट करना है, तो सवाल ये है कि एक्यूमुलेट क्या करना है? और आपने गोल्ड का भी, सोने का भी ज़िक्र किया कि सोने में लोगों को पैसा बना क्योंकि वो लगातार खरीदते रहे। तो आज की तारीख में कई बार वो जो एसेट की रीबैलेंसिंग करनी होती है, क्या आज की तारीख में आप सोने में एक्सपोज़र कम करने के लिए, वहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करने के लिए सलाह देंगे? जिससे आपका एसेट रीबैलेंस वापस अपने ठीक-ठाक जो आप रखना चाहते हैं, जो आपका इंटेंडेड ओरिजिनल एलोकेशन है, उस पर लौट आए और इसी में अगर बढ़ाना है तो कहाँ बढ़ाना तो देखिए, ऐसा है कि अगर गोल्ड में आपका अलोकेशन आपके टोटल वेल्थ का 20% के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको उसको कम करके लाना है। गोल्ड का अलोकेशन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में 8 से 10% के आसपास रहना चाहिए। अगर 20% हो गया तो आपको डेफिनेटली इसको नीचे लेके आना है, लेकिन विद इन आपके एसेट एलोकेशन के लिमिट के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको टैक्स भी देना पड़ता है उसके अंदर। तो गोल्ड में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए,
न ज़्यादा बड़ा पैसा डालना चाहिए न ज़्यादा बड़ा पैसा यहाँ से गोल्ड से निकालना चाहिए। इक्विटी में डेफिनेटली आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है, और अगर मौका मिले तो एसआईपी को टॉपअप भी करके रहना है आपको, क्योंकि 5 साल बाद आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि काश मैं 2025, 24, 25, 26 के जो डाउन मार्केट था तब मैं काश पैसा डाल सकता। उतना दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में कोविड का पीरियड देख लीजिए, जब मार्केट नीचे गिरा, निफ्टी 8,000 के आसपास हो गया था, काफ़ी स्टॉक नीचे चले गए थे। इवन मार्च 2025 में इस साल निफ्टी 22,000 के आसपास था, तो वहाँ से तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। तो ये फेज चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी आपको गोल्ड में कुछ नहीं करना है, आपको इक्विटी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। और सबसे अच्छा पीरियड एक्यूमुलेशन का तब होता है जब मार्केट में सारे लोग नेगेटिव बात कर रहे हो, जीडीपी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव हो रहा हो, तब हमको इक्विटी में पैसा कंटिन्यूस बेसिस पे डालना, तभी आपका अच्छा पैसा बनेगा। जी। तो वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं कि निफ्टी 26,000 पे पहुँचा हुआ है, लेकिन निवेशक देख रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो अभी भी काफ़ी पीछे छूटा हुआ है। तो अगर वो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, तो उनको अपने पोर्टफोलियो का इलाज कैसे करना है, उसको कौन-सा टॉनिक देना है? और यही काम अगर वो इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, तो फिर उन्हें क्या करना है? देखिए, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टर तो मेरा तो लोगों को सलाह है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। सीरियस वेल्थ है। जो म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर है उनका फुल टाइम जॉब है, उसके बाद भी वो तकलीफ के दौर से गुजरते हैं। तो आप एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर, आपके बस की बात नहीं है। जितना जल्दी अपनी लिमिटेशन समझ लेंगे उतना जल्दी सुखी रहेंगे। बिना मतलब ईगो ट्रिप पे नहीं जाएं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हमने इतने हजारों लोगों के पोर्टफोलियो मैंने इतने 30 साल की लाइफ में देखे हैं, नहीं पैसा बनता डायरेक्ट स्टॉक्स में। और जिनका बनता है या तो ईसॉप के थ्रू पैसा बना है या बाय शेयर लक कोई कहीं पैसा डाल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है राजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि हर किसी के आदमी के पोर्टफोलियो मल्टी बैगर हो सकते हैं, लेकिन वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होता है? आपका 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में शायद 1 लाख रुपए का स्टॉक है जो मल्टी बैगर हो गया होगा, बाकी तो डेड स्टॉक पड़े हैं आपके पास। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास मल्टी बैगर है, मैंने इस स्टॉक में पैसा डाला, वहाँ इतना पैसा बन गया, ये इस दाम पे लिया था, इतना हो गया। आपको देखना है कि आपका एग्रीगेट पोर्टफोलियो का आईआरआर क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो डायरेक्ट स्टॉक्स के इन्वेस्टर है उनको अपने पोर्टफोलियो का सीएजीआर भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ करके। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक्स में अपने हाथ नहीं डालने चाहिए, मैनेज पोर्टफोलियो में डालें, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे एआईएफ हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। और वहाँ भी सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है। और दूसरा, आगे आपको क्या करना है कि जब भी देखें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी इन्वेस्ट करें उस फंड या उस थीम में पैसा नहीं डालें जहां पिछले 1, 3, 5 साल के रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में विनर्स रोटेट होते हैं। आपको मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं। अभी हम डेटा देख रहे थे तो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 10 साल का सबसे कम रिटर्न एफएमसीजी फंड्स का आया है। करीब 10 से 11% सीएजीआर हुआ है एफएमसीजी फंड का पिछले 10 साल का। तो ऐसा लगता है कि एफएमसीजी फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन 10 साल पहले अगर मैं जाता हूं, अक्टूबर 2015 को मैं डेटा देखता हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मेरे सामने आता है। अक्टूबर 2015 को 1 साल का निफ्टी का रिटर्न था 3% नेगेटिव और एफएमसीजी फंड का रिटर्न था 9% पॉजिटिव। 3 साल का रिटर्न उस टाइम 12.81% था निफ्टी का, उसके अगेंस्ट में 18% एफएमसीजी फंड का था। 5 साल का रिटर्न उस टाइम निफ्टी का 6% सीएजीआर था और एफएमसीजी फंड का 12% सीएजीआर था। और 10 साल का रिटर्न देखूं तो 13% सीएजीआर था निफ्टी का, लेकिन एफएमसीजी फंड का 17% सीएजीआर था। तो अक्टूबर 2015 में अगर आप शीट लेके बैठे होते तो आपको लगता है कि एफएमसीजी फंड में हमको पैसा डालना चाहिए। 10 साल बाद क्या हुआ? एफएमसीजी फंड टर्न आउट टू बी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन द एंटायर म्यूचुअल फंड कैटेगरी।
तो जब भी आप इन्वेस्ट करें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जहां बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रिटर्न दिख रहा है जिस सेक्टर में, जिस फंड में, उनसे थोड़ा अवॉइड करें और थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव काम करें, तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है। जैसे हम अभी गोल्ड का आप इलस्ट्रेशन ले सकते हो या सिल्वर का इलस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप 4-5 साल पहले पैसा डालते तो वहाँ ज़्यादा पैसा बनता, क्योंकि उस टाइम हिस्टोरिकल रिटर्न गोल्ड और सिल्वर का बहुत ख़राब दिख रहा था, लेकिन वो डाइजेस्ट करना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड वाइड ये है कि इन्वेस्टर रीसेंट पास का रिटर्न देख के ही पैसा डालता है, और यही कारण है कि हम जैसे लोग पैसा बनाते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर को सब जानकारी हो चाहे नहीं हो, एक बिहेवियरल एज होता है। और मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ कि आपको हेल्दी रहना है, आपको सब कुछ मालूम है, एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी कम लोग हेल्दी रह पाते। क्या खाना है, क्या नहीं करना, किस तरह की वर्जिश करनी है, सबको गणित मालूम है, कर नहीं पाते बिल्कुल वो, इसलिए बहुत कम लोग हेल्दी रह पाते हैं। उसी तरह बहुत कम वेल्दी रह पाते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न है ना, इमीडिएट पास का रिटर्न जैसे डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ समोसा दिखता है, बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम जैसे मैंने डेटा दिखाया अच्छा नहीं होता। जी। तो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, उसको वो कैसे रिजिग करें? आज की तारीख में उनको समस्या क्या दिख रही होगी कि चाहे आप लार्ज कैप को देखें, मिड कैप को देखें, स्मॉल कैप को देखें, सब जगह मतलब उन्हें रिलेटिवली थोड़ा ठंडा रिटर्न दिख रहा है। तो आगे के लिए कहाँ पे फ़ोकस रखना है या कहाँ पे कन्विक्शन बना कर के रखना है और क्या कुछ थीमेटिक जो उन्होंने पहले से लगा रखा होगा वहाँ पे कहीं पे कोई कॉशन आपकी तरफ से है कि अगर आप इस तरह के सेक्टोरल या थीमेटिक में हैं, तो यहाँ से हट जाइए और अगर इनमें नहीं हैं, तो थोड़ा-सा एक्सपोज़र ले सकते हैं अपने वो पेरिफेरल पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, मैं सिंपल बिल्कुल वही एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ। कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे को अच्छी एक्सरसाइज बताओ, तो मैं उसको ही बोलता हूँ कि भैया तू सबसे पहले एक ट्रेनर को हायर कर, तू एक डाइटिशियन को हायर कर, बिकॉज वो सबसे पहले तेरे को सुबह उठा के 6 बजे बोलेगा कि सर उठिए, आपको जिम चलना है, जिम आना है। मॉर्निंग वॉक वाला फ्रेंड आपको 15 चीज़ बोल देगा, डायबिटीज़ से लेके कार्डियोलॉजी की सारी बीमारियों का इलाज बता देगा, लेकिन वो खाली एक बात करने का है, बात करने को, उसमें मतलब वाली बात नहीं है। यू मेक somebody अकाउंटेबल फॉर योर हेल्थ व्हेन यू पे मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू ए ट्रेनर और टू डाइटिशियन, वो सही रहता। तो सबसे पहला स्टेप आप लें, अपने समय की कीमत समझें कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो समय का ढंग से इस्तेमाल करें। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को आप ऑन बोर्ड करें, मेक हिम अकाउंटेबल फॉर योर परफॉर्मेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी इन्वेस्टमेंट करें प्रो एक्टिव असेसमेंट करें, रिस्क का पोस्ट नहीं करें। प्री करना है कि जैसे मैंने पैसा डाला, मिड इन स्मॉल कैप में डाला, इक्विटी में डाला, डेट में डाला, गोल्ड में डाला। जब इक्विटी मार्केट तेजी में रहेगा तो इक्विटी अच्छा करेगा, डेट अच्छा नहीं करेगा। तब मुझे ये नहीं बोलना कि डेट में कहाँ पैसा फंस गया मेरा। और जब इक्विटी मार्केट खराब रहता है, डेट आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाएगा। जब आप अलोकेट करें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो ध्यान रखें कि सारे एक साथ काम नहीं करेंगे। तो आपको कहाँ, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि जहाँ रिटर्न कम दिख रहा हो, 10 साल का, 1-2 साल का नहीं, जहाँ 10 साल का रिटर्न इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से 4-5% कम दिख रहा हो, जैसे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 13-14% है, और कोई भी थीम या सेक्टर में रिटर्न उससे 3-4% कम दिख रहा है, 10% दिख रहा है, 9% दिख रहा है, तो उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ही नहीं कि उसमें पैसा डालना है। जैसे आज मैं 10 साल का रिटर्न निकालूं तो मीडिया, रियल एस्टेट, इनके रिटर्न बहुत ख़राब दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पैसा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई मेगा थीम नहीं। मेगा थीम क्या है? हेल्थ केयर, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड एनर्जी, कंजम्पशन, ये 4-5 मेगा थीम है, यहाँ पे ध्यान दें। लेकिन इमीडिएट मैजिक अज्यूम नहीं करें अपने पोर्टफोलियो को। आपके पोर्टफोलियो में इमीडिएट मैजिक नहीं होगा, ये एक्यूमुलेशन फेज रहने वाला है, और ये आपका पेशेंस ट्राई करेगा। और अगर आप पेशेंस की जर्नी में पास हो गए तो ही आपको अच्छा। और ये पता नहीं, समझ में नहीं आता कि आप अपने बच्चों को बोलते हो कि भाई एकेडमिक ईयर के शुरू में पढ़ाई चालू करो, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई चालू मत करो। जब बच्चा शुरू में पढ़ाई चालू करता है, जब सेमेस्टर चालू होता है जून जुलाई में,
तब थोड़ी रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट तो एक साल बाद आते हैं, पूरे साल मेहनत जी। करने के बाद आपने एग्जाम में दिया, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो बच्चा क्यों नहीं बोले पापा, पापा यार आप तो अपना पोर्टफोलियो रोज देखते हो, 3 महीने नहीं दिया रिटर्न दिया तो निकालने की सोचते हो, तो मैं भी कर लूँ ना ये काम। तो पेशेंस रखना पड़ेगा सर। जी। अभी विजय जी, किसी भी एक्सपर्ट से हम पूछें कि हमारा बाज़ार क्यों नहीं चल रहा है, 3 चीज़ें सबसे ऊपर आती हैं। पहला ये है कि ट्रम्प टैरिफ की तलवार जो लटकी हुई है, ये जब जिस दिन हट जाएगी उस दिन बाज़ार को एक ट्रिगर मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है कि ये एआई का जो भूत है, मतलब सारी दुनिया एआई के पीछे पागल है और भारत को लेकर के ये सोच कर बैठे हैं कि यहाँ पे तो एआई स्टोरी है नहीं या भारत एआई लूज़र है, इसलिए यहाँ पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी चीज़ आती है कि ठीक है, पैसा लगाना भी है तो आपकी अर्निंग ग्रोथ कम है। क्या यहाँ से 3 महीने या 6 महीने बाद ये तीनों कहानियाँ रिवर्स हो जाएँगी कि ट्रम्प टैरिफ भी कहीं न कहीं किसी एक मुकाम पर पहुँच चुका होगा, एक समझौता कहीं हो चुका होगा? एक एआई वाली कहानी जो है, उसमें भी दुनिया जो है वो उस एक्सट्रीम से हट कर के वापस रियलिटी की तरफ आएगी और तीसरी चीज़ की अर्निंग ग्रोथ वापस रिकवर होती हुई दिख जाएगी। क्या अगले 3 से 6 महीने में कहानियाँ बदलने वाली हैं? बिल्कुल नहीं बदलेगी, और मुझे इन तीनों चीज़ों का कोई भी किसी भी तरह का मार्केट पे कोई इम्पेक्ट नहीं है। अगर कोई ये चीज़ें एक साल पहले बोलता तो मेरी बात समझ में आती, होने के बाद हम बोलते हैं कि ऐसा होना, ऐसा वैसा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था और आने वाला था तो सब बड़े पॉजिटिव थे कि इंडिया की तरफ बहुत अच्छा उसका व्यू रहने वाला है। क्या हो गया सडनली? तो मेरे हिसाब से न्यूज़ हेडलाइन बदलती रहती है, और वो ऐसा ही रहने वाला न्यूज़ हेडलाइन। तो आप एक साल पहले का न्यूज़पेपर या 5 साल पहले का या 10 साल पहले का या 20 साल पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा लो, उठा के देख लो, उस तरह में किस तरह के कंसर्न दिखाए जा रहे थे। तो आपको मैं एक छोटा सा दो दो चीज़ बताता हूँ मैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जब वाजपेयी जी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको सबसे बड़ा कंसर्न था कि अमेरिका, सिंस हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका इंडिया पे टैरिफ बैन लगाने वाला लगा सकता है, क्योंकि बिल क्लिंटन उस टाइम नॉन प्लिफरेशन ट्रीटी को के अगवा थे। तो इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, लेकिन उस टाइम वहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी को बोला कि हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $30 बिलियन है। अभी 30 बिलियन से हम हो गए 600-700 बिलियन डॉलर। दूसरा, अगर आप देखो तो हमने पिछले 30 सालों में यही चीज़ सीखी है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ टू डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइजेस, और बड़ी फ्रेजाइल होती है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है, करेंसी इम्पैक्ट होता है। अभी मैं आपको डेटा बताता हूँ। जब इंडिया का इकोनॉमी $1 ट्रिलियन था तो हम 900 मिलियन बैरल ऑयल हर साल इंपोर्ट करते थे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। अभी इंडिया का इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गया डॉलर टर्म में, तो आईएनआर में तो और ज़्यादा बड़ा होगा वो। तो 1 से 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गया, लेकिन ऑयल इंपोर्ट 900 बैरल से 1700 बैरल ही गया है। तो ऑयल पे इंटेंसिटी इंडिया की कम हो गई, और उसके रीजन क्या बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है उसके। नंबर 1 रीजन है कि जीएसटी रिफॉर्म आया, उसकी वजह से ऑक्ट्राई बंद हो गई, ऑक्ट्राई बंद हो गया, ट्रक का वेटिंग टाइम कम हो गया। बेटर क्वालिटी ऑफ हाईवेज हो गए, तो ट्रक्स आर मूविंग फास्टर। फास्ट टैग आने से जो टोल नाका पे समय लगता था वो कम हुआ, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बड़े स्तर पे हुआ, अभी 90% के ऊपर रेलवे अपने इलेक्ट्रिफाइड हैं, तो वहाँ फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपने भारत के अंदर, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और छठा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि रिन्यूएबल एनर्जी। कोई भी एक आइटम आपको दिखेगा नहीं कि उसकी वजह से ऑयल का इंटेंसिटी इंडियन इकोनॉमी पे कम हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5-6 स्मॉल रिफॉर्म, और आप देखिए इम्पैक्ट क्या है कि आज ऑयल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अभी आज इंडिया ने यूएस कंपनी के साथ एलपीजी का एक बहुत बड़ा डील साइन किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हरदीप पुरी है मिनिस्टर, अपने उन्होंने आज ट्वीट किया था कि यूएस, और मेरे हिसाब से आज इंडिया ने यूएस की बहुत बड़ी कंपनी से एलपीजी कनेक्शन का डील साइन किया एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। आई थिंक, मुझे लगता है वो हार्बिंजर है, एक मैसेज है कि आने वाले पीरियड में शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जी। अच्छा,
एआई की जो कहानी है उस पे थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि एक हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितना एआई रेडी है और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस एआई स्टोरी को प्ले करने के लिए कितनी तैयार है? देखिए एआई तो एक सुपर कंप्यूटर है। एक आप उसमें एक चीज़ें डाल देते हो और वहाँ से आप पिक कर लेते हो। जैसे आज आप कोई भी क्वेश्चन का सवाल है, उसके वेरियस आंसर्स आप, जैसे आप गूगल का सर्च इंजन है, वो आपको ढूंढ के ला के देता है। कोई भी चीज़ टाइप करो तो आपको ढूंढ के ला के दे देगा। एआई में उसी चीज़ के आंसर, मल्टीपल आंसर आपको मिलते हैं, तो वो ओपन सोर्स से वो डेटा निकाल के आपको बता देगा। इसका मतलब ये है, तो एआई आपका दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में बहुत आसानी पैदा कर देगा। जैसे आप कुछ कुछ टाइप करना है तो आपने अपनी थॉट प्रोसेस लिख दी, तो वो अपने आपकी बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड और मोर यू फीड इनटू दैट, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपके लिए ड्राफ्ट बना के रेडी कर देगा। तो काफ़ी चीज़ें बदल रही, जैसे फॉर इंस्टेंट कंप्यूटर आने के बाद, मोबाइल आने के बाद ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी लोगों का काम कम हो गया, बिकॉज बॉस को डायरेक्ट ही फ़ोन आ रहा है, एसएमएस आ रहे हैं, तो इतना सेक्रेटरी का जरूरत नहीं है। तो वो एफिशिएंसी आई है। तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग बेरोजगार हो गए। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ये है कि इन्फ्लुएंसर खड़े हो गए बहुत सारे। तो ऐसा नहीं कि एक जगह जॉब जाने के बजाय के कारण दूसरी जगह जॉब नहीं आता है, दूसरी जगह भी बहुत जॉब आते हैं। अगर हम लेट्स अज्यूम वर्स्ट केस सिनेरियो कि सारी की सारी वेल्थ एक्यूमुलेट एआई वालों के पास हो जाएगी, तो करेंगे क्या पैसे का? फिर वो खर्च करेंगे ना। जी, तो रोजगार मिलेगा लोगों को, तो वो तो कुछ भी नहीं हो। तो ये एक जंगल की कहानी है सर की। अगर जंगल में खरगोश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो लोमड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जब लोमड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो खरगोश को खाने लगती है, तो खरगोश की पॉपुलेशन कम हो जाती है। जब खरगोश की पॉपुलेशन कम होती है तो लोमड़ियाँ मरने लग जाती है, और जब लोमड़ियाँ मरने लगती है तो फिर खरगोश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमी के अंदर ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जो एच म्यूचुअल फंड में एच में था, इंश्योरेंस सेक्टर ओपन हुआ था, और एच लिमिटेड के ऑफिस के बिल्कुल 100-200 मीटर पे LIC का हेड ऑफिस है। और वहाँ पे बहुत बड़े हंगामे हो रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं स्कूल कॉलेज में था जब भारत में कंप्यूटर आए थे, और लेफ्ट यूनियन हंगामे कर रही थी कि कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर इज़ नॉट फॉर इंडिया, बिकॉज अपनी सारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को खा जाएगा। आप उस टाइम के न्यूज़ हेडलाइन पढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही साउंड कर रहे थे कि इंडिया कोई कंप्यूटर ख़त्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? जी, एक बहुत बड़ा बूम इंडिया के अंदर आया। तो ह्यूमन एबिलिटी टू हैंडल दिस थिंग इज इनक्रेडिबल। तो लोग घबरा रहे हैं, घबराने दीजिए। बिल्कुल। एआई का फ़ायदा सब लोग उठाने वाले हैं, एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, आपके पास बहुत फ्री टाइम होने वाला है। उस फ्री टाइम का आप प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे सवाल पूछें, जी, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो एआई हमको फ्री कर देगा काफ़ी मंडेन चीज़ों से, उसका हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। और यहाँ शायद हमको चाइना से सीखना चाहिए। जी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री कितनी तैयार है? क्योंकि जो ग्लोबल परसेप्शन अभी बना हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मन में जो धारणा बनी हुई है कि इंडिया अभी एआई लूज़र है। क्या आपको वास्तविकता इसके पास लगती है? क्या वाक़ई इंडिया अभी एआई लूज़र है? या हमारी कंपनियाँ जो हैं वो तैयारी कर रही हैं लेकिन चुपचाप तैयारी कर रही हैं, अभी ज़्यादा शोर नहीं मचा रही हैं? देखिए चाइना ने जो बनाया वो थोड़ी किसी को बोल के बनाया था। आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर में मालूम पड़ गया डिफेंस हमारा क्या प्रिपरेशन था, DRDO के अंदर क्या प्रिपरेशन था। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे में कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे वेरी ऑनेस्टली इसका कोई बड़ा खतरा नहीं लग रहा है। हम प्रिपेयर्ड, पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी जगह काम हो रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है। हम एआई को क्यों पकड़ के रखते हैं? आप देखिए, जैसे फॉर इंस्टेंट आई गिव 2-3 थिंग्स। वी नो वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। हु विल टेक केयर ऑफ एजिंग पीपल? विच कंट्री हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस? इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया लीडर बनने वाला है इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर। मोबाइल टेलीफोनी में हमने ऑलरेडी दिखा दिया। अभी एक और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया इज टेकिंग लीडरशिप रोल स्लोली। वी आर मूविंग फ्रॉम Tier 3 to Tier 2। तो वहाँ हमारी लीडरशिप, कोई हमको आज जो ग्लोबल सप्लायर थे 2020 के अंदर, 1500 ग्लोबल सप्लायर में से खाली 100 इंडियन थे। आप 2000 ग्लोबल सप्लायर में 300 इंडियन कंपनियां उसके अंदर आने लग गई है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये
सरफेस पे नहीं दिखती है, नीचे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैंने कभी भी किसी इकोनॉमिस्ट से कोई पॉजिटिव आर्टिकल नहीं पढ़ा कभी भी। दे ऑलवेज कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट विल हैपन। और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग, एक किताब पढ़ रहा था मैं, तो 1970 में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था कि चाइना में 1 बिलियन पॉपुलेशन हो रही है एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई, क्योंकि इतना क्वांटिटी में अनाज अवेलेबल, फूड अवेलेबल नहीं रहेगा। तो बड़े 1970 बहुत बड़े लेवल पे चर्चा हुई कि चाइना में भूखमरी आने वाले, चाइना की बहुत पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि चाइना के पास इतना खाने पीने का सामान नहीं रहेगा। हुआ ऐसा। जी। लेकिन जो तो डूम नटशेल से में है ना, मतलब जी, तो नटशेल में क्या ये कह सकते हैं कि इंडिया को एआई लूज़र समझना काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है? नहीं, वेरी ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है आज की तारीख में, लेकिन आवर एबिलिटी, और डोंट क्वेश्चन आवर इंटेलिजेंस कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए किसी भी कंट्री में आप आज वो एआई क्यों कर रहे हैं? एआई इसलिए कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास लोग नहीं अवेलेबल, वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो क्या करेंगे वो लोग, बताइए। आप देखिए इनका ये पूरा इनका गेम प्लान होता है। जैसे जब उनको 60-70 के अंदर मालूम पड़ गया कि इंडिया इज पॉपुलेशन इज गोइंग टू गो अप सिग्निफिकेंटली, इंडिया इज गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड, तो उन्होंने मतलब प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस का जो लिंग है वो डिटरमाइन करने की मशीन, उन्होंने सोनोग्राफी मशीन किसने इजाद की? इन लोगों ने इजाद की। उसका इंटेंट ये था कि सोनोग्राफी मशीन इंडिया में आई तो इंडिया उस टाइम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो बोला कि मेल ज़्यादा होंगे तो फीमेल कम होगी, तो फीमेल कम होगी तो पॉपुलेशन कम होगा, तो पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे को थ्रेट कम रहेगी। तो चालू 3 लोगों ने किया था ना काम उस टाइम। तो मैं तो वेरी ऑनेस्टली, आज जैसे ग्रीन स्टील की बात होती है, ग्रीन स्टील की बात क्यों होती है? ग्रीन स्टील की बात इसलिए होती है कि जब किसी स्टील प्रोसेस को सर्टिफिकेशन देंगे, वो यूरोपियन लोग देंगे, और आपकी स्टील को ग्रीन स्टील कहने के लिए आपसे पैसा लेके जाएंगे वो लोग। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट है ना, वो जो स्टैंडर्ड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है किसी को पता नहीं है, और हमको पता कहाँ है क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड उसको डोमिनेट करता है। तो ये थ्रेट आती रहेगी। अब आप देखिए जब इंडिया का जीडीपी बढ़ना चालू होगा, सबका जीडीपी कम होगा ना, तो आर्टिकल लिखे जाएंगे। किस तरह का आर्टिकल लिखे जाएंगे? इज द जीडीपी ओनली पैरामीटर टू जज ए कंट्री? देख लीजिएगा, ऐसा आर्टिकल अच्छा ये आपको देखना बताइए है। फिर आज की तारीख में अगर कोई इन्वेस्टर, अगर कोई निवेशक जो है वो अ, आईटी को लेकर के जितना शोर-शराबा है उसको ध्यान में रखते हुए आईटी में कम एक्सपोज़र लेके चल रहा है, तो क्या वो एक रिस्क उठा रहा है? और क्या उसको जो आपने रोटेशन वाली थ्योरी कही उसको भी ध्यान में रखते हुए आईटी की तरफ एक्सपोज़र बढ़ाने का समय है, चाहे म्यूचुअल फंड के रास्ते या डायरेक्टली? आप वो काम म्यूचुअल फंड 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 मैनेजर को दो ना, आप क्यों कर रहे हो? वो अपने फंड में डिसाइड करा कितना एक्सपोज लेना कितना नहीं लेना है। आप क्यों दिमाग लगाते हो? आप अपने जी। को समझ है कि कौन सी आईटी कंपनी विन करेगी, कौन सी आईटी कंपनी लूज करेगी, क्या होगा? तो लेट द प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल इट। उनको अच्छा, समझ में नहीं आया तो आईटी में ठीक है, पैसा तो नहीं जो डालेंगे। जो इंडस्ट्री के प्रोफ़ेशनल फंड मैनेजर हैं, वो आज की तारीख में आईटी को लेकर के आपको क्या लगता है, वो अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं और क्या वो सही तरीके से अभी जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर? नहीं, वो मुझे लगता है लोग अंडरवेट हैं अभी। जी, तो क्या ये रिवर्स होगा अगले कुछ महीनों में? देखो वैल्यूएशन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो जरूर रिवर्स होगा, इसमें क्या सोचने वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ। लुक एट द एंटायर यूरोपियन मार्केट, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग बोल रहे हैं यूरोप के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर आप मेगा 7 को निकाल दो, और जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक है, बैंकिंग, एफएमसीजी, उन कंपनियों के मुकाबले यूरोप के अंदर जो ये कंपनियां बैंकिंग, दे वुड आउट परफॉर्म यूएस कंपनीज। हु वाज टॉकिंग अबाउट दिस? किसको आइडिया इन चीज़ों का? तो जरूरी, लेकिन हमको वहीं क्यों ध्यान देना है जो अपना ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं? पैसा तो और भी जगह ही बन सकता है, कंजम्पशन में बनेगा, हेल्थ केयर के अंदर बनेगा। क्यों हम एआई की तरफ देख देख के इतना मतलब आगे देख नहीं पाते हैं?
आपको कंजम्पशन में हेल्थ केयर के अंदर एनर्जी, सपोज एआई ज़्यादा चलने वाला तो एनर्जी एंड पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जीसीसी के अंदर, हाई वोल्टेज एयर कंडीशनिंग के अंदर, हाई एयर कंडीशनिंग के अंदर आपको तेजी दिखेगी, बड़ी बड़ी केबल लाइंस के अंदर तेजी दिखेगी। तो वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विल पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ। बिल्कुल। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी सारे विषयों पर बहुत समझा कर के अपनी राय रखी और आपकी राय सुनना हमेशा एक दिलचस्प पहलू को और एक नए तरीके से सोचने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स और कुछ व्यूज़ रखता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू।